हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसोर्स का क्या मतलब होता है, यानी कि संसाधन किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से एनीथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज़ जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती हो, हमारी ज़रूरत पूरी होती हो, उसे हम कहते हैं रिसोर्स, यानी कि संसाधन। इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यानी कि कोई भी वस्तु, उसकी उपयोगिता ही उसे एक संसाधन बनाती है, उसे एक रिसोर्स बनाती है। और इसीलिए ऑल द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। इसीलिए हर रिसोर्स का, हर संसाधन का एक कीमत होता है, एक उसकी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे आपका नोटबुक आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है। आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर आप कुछ लिख सकें, अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकें, अपनी बातें लिख सकें। ठीक है, तो नोटबुक जो है आपके नीड को सेटिस्फाई करता है। उसका यूज है, आप उसको लिखने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसका एक वैल्यू है, क्योंकि आप उसे यूज में लेके आ रहे हैं, इसलिए उसका वैल्यू है। कोई भी वस्तु का वैल्यू तभी होता है जब हम उसे यूज करते हैं, जब उसकी कोई यूटिलिटी होती है। वैसे ही पेन पेन का भी एक वैल्यू है, क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हैं, वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। और सेम अप्लाई होता है चेयर, टेबल और अपने सराउंडिंग में कोई भी वस्तु। देखिए, आपके कमरे में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सबका कोई ना कोई वैल्यू है, क्योंकि हम उसे यूज करते हैं। और यूज हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी नीड को, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। तो हर एक वस्तु जो भी आपके सराउंडिंग में है, वो आपके लिए एक रिसोर्स है। अब क्या चीज़ होती है जिससे डिटरमाइन होता है, जिससे निश्चित होता है कि कोई वस्तु रिसोर्स बनेगी कि नहीं बनेगी, या वो कैसे रिसोर्स बनेगी। तो दोस्तों, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास घर में एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें कुछ कुछ मेडिसिन रखी हुई है। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है, तो आप अपने घर में उसके लिए कोई पैसे नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए, आपके घर का है, तो इसलिए आप उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम चेंज करते हैं। मान लीजिए कि वही दवा जो है किसी और के पास है, किसी डॉक्टर के पास है, तो जब आप डॉक्टर से लेकर के आएंगे तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। या हो सकता है कि आपके फादर ही जो है, या आपके मदर, जिसके पास वो डब्बा रखा हुआ है, वो बॉक्स रखा हुआ है जिसमें थोड़ी थोड़ी दवाएं रखी हुई हैं, वो कहीं ऐसी जगह यूज हो रहा है जो उनसे रिलेटेड कोई व्यक्ति नहीं है, तो हो सकता है वो उसके लिए पैसे की डिमांड कर सकते हैं। तो रिसोर्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। आपके पास है तो वो अलग तरीके का रिसोर्स है, वो आपका पर्सनल रिसोर्स हो गया। ठीक है, और जब किसी और के लिए यूज हो रहा है तो वो जो है एक मोनेटाइज करने का रिसोर्स हो गया। उससे जो है हम अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और उसकी वैल्यू जो है तुरंत बदल जाती है। वैसे ही दोस्तों होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने में हेल्प करती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोल है, कोयला। ठीक है, हम बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको कोयला मिलता है। तो कोयला जो है रिसोर्स कैसे बनेगा? जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे हम निकालेंगे नेचर से। ठीक है, लेकिन नेचर से निकालने के लिए उसको हमको हमको क्या चाहिए? एक मशीन चाहिए, एक टेक्नोलॉजी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी, वो मशीन, वो चीज़ है जिसने उस कोयले को रिसोर्स बना दिया। अगर हो सकता है कि वो हमारे पास मशीन ना होती तो हम उस कोयले को ना निकाल पाते, या हमें हो सकता है कि यही नहीं पता चलता कि यहाँ पे कोल है। ठीक है, तो मशीन एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब? टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब हम अपने नॉलेज को किसी बेनिफिट के लिए, किसी चीज़ को यूज करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो नॉलेज ही हमारा टेक्नोलॉजी बन जाता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे से हम पेपर बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? उसके लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब हमेशा मशीन नहीं होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब कोई भी एक तरीका होता है जिससे हम चीज़ों का जो फॉर्म है वो चेंज करके कुछ और हम बना देते हैं, वही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स में कन्वर्ट करती है, हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी, दोनों जो है लोगों की ज़रूरत से जुड़ी हुई हैं। टाइम मैंने बताया कि दवा जो आपके घर में रखा हुआ है वो आपके लिए थोड़ा कम वैल्यू का रिसोर्स है, लेकिन जब वो किसी और को यूज़ किया जाएगा तो हो सकता है उसका वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, अगली चीज़ है कि आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। आइडिया, कोई भी एक विचार। ठीक है, किसी भी प्रकार के आपके पास जो ज्ञान है, नॉलेज, इन्वेंशन, कोई भी आपने अपने नॉलेज को यूज करके कोई चीज़ नहीं खोजी। ठीक है, कोई डिस्कवरी किया आपने। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने में हमें हेल्प करती हैं, और इन्हीं की मदद से हम रिसोर्स बनाते हैं। और हर डिस्कवरी, हर इन्वेंशन कई दूसरी डिस्कवरीज को लीड करता है। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि कुकिंग। ठीक है ना, कुकिंग कैसे आया? सबसे पहले हमने फायर को डिस्कवर किया, आग की खोज किया। तो आग की खोज एक खोज थी,
और उसी आग की खोज की मदद से हमने जो है खाने को पकाना सीखा। तो दोनों दो चीज़ें हो गई, एक हो गया फायर का डिस्कवरी और दूसरा हो गया कुकिंग। तो दोनों दो चीज़ें हैं और एक की मदद से हमने दूसरे की खोज की, आग की मदद से आग की खोज की और आग के डिस्कवरी हमको जो है खाने बनाने की डिस्कवरी तक लेकर के गया। वैसे ही जैसे हमने पहिए बनाए, सबसे पहले आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि बहुत समय पहले मनुष्य ने पत्थर के या लकड़ी के पहिए बनाए। अब उस पहिए की मदद से ही तो हम धीरे धीरे जो है हम उसको ट्रांसफॉर्म करते गए और उसको जो है मॉडिफिकेशन करते गए और उसको चेंज करते गए और धीरे धीरे हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन का मोड ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो आज हम देखते हैं ट्रेन है, एरोप्लेन है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तो उस पहिए से ही हुई होगी। उसी पहिए से हम करते करते फिर एक जो है हो सकता है दो पहिया जोड़ करके एक गाड़ी बना दिए होंगे, तीन पहिया जोड़ करके एक गाड़ी बना दिए होंगे, उसके बाद से फिर हम बस बनाए होंगे या जो भी। तो XYZ इस धीरे धीरे उसमें मॉडिफाई करते गए। तो एक डिस्कवरी दूसरे डिस्कवरी की तरफ हमें लेकर के जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली 3 टाइप्स के रिसोर्सेज आपकी बुक के हिसाब से पढ़ने हैं। वैसे इसकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जितना आपके बुक में दिया हुआ है उसी हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के रिसोर्सेज आपके बुक में दिए हुए हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल। आइए अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर। कोई भी रिसोर्स जिसको हम सीधे नेचर से लेते हैं और बिना उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किए हम जब उसको यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि हवा, हवा हम नेचर से लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि हम एयर प्यूरीफायर लगाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है उसको बिल्कुल कम कर दें और ऑक्सीजन का परसेंटेज खूब ज़्यादा बढ़ा दें। ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। तो हम बहुत ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो एयर, वाटर, ठीक है, वैसे ही लेक्स है, सॉयल है, कोई भी मिनरल है जो हम लेते हैं नेचर से, तो ये सभी चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमको नेचर से मिलती है। हम इसको बनाते नहीं है, हम कोल घर में बनाते नहीं है, कोल हमको नेचर से मिलता है, हम बस उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सॉयल हम बनाते नहीं है, सॉयल हमको नेचर से मिलता है। हम रिवर नहीं बनाते हैं, हम लेक्स नहीं बनाते हैं, वाटर एयर नहीं बनाते हैं, ये हमको सब क्या होता है, नेचर से मिलता है। इसलिए सभी क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल नाम से समझिएगा, री मतलब होता है अगेन, न्यू का मतलब होता है नया और एबल का मतलब होता है जिसको किया जा सके। ठीक है, यानी कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स जिसको हम फिर से नया कर सकते हैं, ठीक है, या फिर से हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे कि ये रीन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, यानी कि जिसे हम फिर से नया कर सके, इसे हिंदी में बोलते हैं पुनर्नवीकरणीय कहते हैं इसे। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। अब इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं रिन्यूएबल में जो तुरंत रिप्लेनिश हो जाते हैं, कुछ ही समय बाद हो जाए। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, हमने पेड़ को काट दिया, हो सकता है कुछ समय बाद वहाँ पे फिर से नया पेड़ उग जाए। ठीक है, उसके लिए हो सकता है उसको कुछ समय का कुछ वक्त लगे, उसे 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम 1 साल 2 साल। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स, जो तुरंत जो है वो फिर से बन जाता है। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जो हमारी एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, हम सूर्य की रोशनी को हम बनाते नहीं हैं, सूर्य की रोशनी को हम कम नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप जो है वो जनरेट होता रहता है और डेली कंटिन्यूअस रिसोर्स है वो। आज सूर्य की रोशनी मिल रही है, कल फिर मिलेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम इतना सूर्य की रोशनी यूज करते हैं कि कल से हमें मिले ही नहीं। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि पेड़ पौधों को हम इतना काट दें कि पेड़ पौधों की कमी हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम वाटर को इतना ज़्यादा वेस्ट कर दें कि वाटर की स्कार्सिटी हो जाए, वाटर की कमी हो जाए। ठीक है, यानी कि अच्छे वाटर की, जो क्लीन वाटर है उसकी कमी हो जाए। लेकिन सोलर एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है कि आप इतना ज़्यादा, हम आज इतना सोलर एनर्जी हम कंज्यूम कर लेंगे कि कल से सोलर एनर्जी मिलेगा ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। विंड एनर्जी के साथ भी सेम चीज़ है। इतना हम ऐसा कर दें कि हम आज इतना हवा जो है, इतने गुब्बारे में हवा भर देंगे कि कल से हवा ही नहीं रहेगा पर्यावरण में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। विंड एनर्जी एक कॉन्टिन्यूअस रिसोर्स है, ये हमेशा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल सेम रीन्यूएबल, लेकिन आगे क्या लगा है, नॉन, यानी कि इसे हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। इसका एक लिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिमिटेड स्टॉक है लेकिन इसे हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें समय इतना ज़्यादा लगता है कि आप तब तक वेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को बनने में जो है लाखों वर्ष का समय लगता है।
तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज पेट्रोल खत्म हो गया तो कल आप कहीं जो है प्लांट कर दिए कहीं पेट्रोल का पौधा और वो जो है आपको उग करके पेट्रोल देने लगे, या आपने कुछ जो है फॉसिल फ्यूल्स को कहीं रख दिया और वो आपको तुरंत जो है वो मतलब फॉसिल को रख दिया और तुरंत आपके लिए फ्यूल क्रिएट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें कई हज़ार साल लाखों साल का वक्त लगता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और इसको यूज करते समय हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है यूज करना चाहिए, क्योंकि उसे बनाने में बहुत ही लंबा वक्त का समय लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन कैसा है वहाँ का, यानी कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, पहाड़ी इलाका है, मैदान इलाका है, पर्वतीय इलाका है, समुद्री इलाका है, कैसा वो इलाका है, ठीक है। वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, यानी वहाँ पे गर्मी वाला इलाका है या वो ठंड इलाका है, ठीक है। एल्टीट्यूड कैसा है, यानी उसकी हाइट कैसी है, बहुत ऊंची जगह है पर्वत जैसी, या बहुत जो है मैदानी इलाका है, कैसा वो ऊंचाई उसकी कितनी है, उस एरिया की हाइट कितनी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें फैक्टर हैं जो डिसाइड करती हैं कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे कहाँ पे ज़्यादा होंगे, माउंटेन के बिल्कुल ऊपर होंगे कि बिल्कुल माउंटेन के नीचे होंगे, सरफेस पे, ठीक है ना। सरफेस पे नीचे बिल्कुल ज़्यादा होंगे, मैदानी इलाका जो है वहाँ पे ज़्यादा होगा। माउंटेन के ऊपर तो आइस कैप्ड होगा, वहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ होगा, तो वहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे, ठीक है। वैसे ही क्लाइमेट भी डिपेंड करता है, बिल्कुल ठंडा क्लाइमेट है जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ है वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, या जहाँ पे थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट है जहाँ पे टेम्परेचर भी रहता है, बारिश भी खूब होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। तो रिसोर्सेज जो है वो हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं हो कि जहाँ पे आप रह रहे हैं आपके सामने जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो हर जगह वैसे ही होते हैं, नहीं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ का एल्टीट्यूड कितना है, तो इन सब चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है। इसीलिए जो दोस्तों जो है जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं हर जगह। तो ये नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा, जो चीज़ें बनने में बहुत समय लगती है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब चीज़ें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगला है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो नाम से क्लियर है, ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाया है रिसोर्सेज वो सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को लेते हैं और उसी की हेल्प से हम जो है एक रिसोर्स नया बना देते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने में मान लीजिए ईंट का प्रयोग होता है, तो ईंट कैसे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी हमें कहाँ से मिला, वो हमें नेचर से मिला, तो मिट्टी हो गई नेचुरल रिसोर्सेज और उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया ईंट में और ईंट से हमने बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। या आयरन ओर निकाला, आयरन ओर से जो है हमने प्योर आयरन बनाया और उससे जो है ब्रिजेस बनाने शुरू कर दिए, जो है रॉड बना करके, ठीक है। रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया, मशीन्स बनाए, व्हीकल्स बनाए, ये सभी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। हमें नेचर से बिल्डिंग नहीं मिलती है, हमें नेचर से मशीन नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप खुदाई करेंगे तो आपको जो है उसमें से ट्रेन और ट्रक मिलेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें बनानी पड़ती है। हमें इसका जो प्राइमरी सोर्स है, जो उसका हमें मिनरल है, वो हमको मिल सकता है, हमको आयरन और मिल सकता है, लेकिन व्हीकल्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें किस चीज़ की मदद लेते हैं, टेक्नोलॉजी की। इसीलिए टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। कोई भी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, जैसे मशीन हमने यूज बनाया, या सिंपल जो है आपके घर में जो मशीन टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए कि कुकर है, कुकर भी एक मशीन ही है, ठीक है, जिसमें हम चावल को पका देते हैं, तो टेक्नोलॉजी ही है, टेक्नोलॉजी का उसमें प्रयोग किया गया है। तो टेक्नोलॉजी खुद क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, और टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के हम नेचुरल रिसोर्स को लेकर के और एक ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है नया क्रिएट कर देते हैं। तो ये हो गया। अब ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है, लोगों की संख्या और लोगों की योग्यता, यही ह्यूमन रिसोर्स है। यानी कितने लोग आपके साथ हैं और उनकी योग्यता कैसी है, ठीक है। तो योग्यता का मतलब उनका मेंटल और फिजिकल एबिलिटी कितना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सोचिए जो है, अगर इतनी संख्या है, अगर सबको कोई स्किल आता, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कार्य के योग्य होता, तो इसको हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। हर व्यक्ति अपना अपना पैसा कमाता, अपने लिए काम करता, ठीक है। तो यही जो व्यक्ति हैं, जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई एबिलिटी होती, ठीक है। People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and the technology to do so. हम नेचर का तभी अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज हो, हमारे पास कोई स्किल हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, नहीं तो हम नेचर का यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया ना, जैसे कुछ भी एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे कि घर ही बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत पड़ रही है। ईंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो नॉलेज ही चाहिए ना कि ईंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद से हमारे पास स्किल होनी चाहिए कि उसे हम चौकोर कैसे बनेंगे, उसे हम रेक्टेंगल शेप देंगे या स्क्वायर शेप देंगे, किस शेप में हम उसे बनाएंगे,
ठीक है। और उसके बाद से हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जिसकी मदद से हम जो है ईंट को पका सकें। तो नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ें जब हमारे पास होंगी तभी हम नेचर का अच्छे से प्रयोग करके और कोई अच्छी चीज़ हम बना सकेंगे, या नेचर से हमें जो रिसोर्स मिलता है उसे हम यूटिलाइज कर सकेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल से एक और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि गेहूँ कैसे उगाते हैं, ठीक है, गेहूँ की खेती कैसे करते हैं। तो नेचर ने तो सब दे दिया है, नेचर ने आपको पानी भी दे दिया, नेचर ने आपको जो है मिट्टी भी दे दिया, नेचर ने आपको मौसम भी दे दिया, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि हम गेहूँ उगाएंगे कैसे, तो आप फिर नेचर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेचर का अच्छे से यूज हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास नॉलेज हो, स्किल हो और टेक्नोलॉजी हो। ये तीनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और चूंकि ये सभी चीज़ें किससे मिलती हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ह्यूमन बीइंग ही, मनुष्य जो है वही इसको यूज करता है नेचर को। इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन इज़ द स्पेशल रिसोर्स। ठीक है। इसीलिए ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, क्योंकि अगर हम नहीं होते तो फिर हम नेचर का प्रयोग कैसे कर पाते हैं। हमारे पास, हम ह्यूमन को रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, ह्यूमन के पास स्किल नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो हम कैसे ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, और किस तरीके से हम नेचर से मिलने वाली चीज़ों को हम दूसरे रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब एक चीज़ और ज़रूरी है, जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका हेल्थ और एजुकेशन उसके पास अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए व्यक्ति अच्छे से एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बहुत सारी डिग्रियाँ हो, ठीक है। जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं स्कूल गया है, मान लीजिए स्कूल आज तक देखा ही नहीं है उसने, अगर वो अच्छे से खेती करती है करता है, ठीक है, या कोई महिला अगर वो खेती करती है तो वो एजुकेटेड है, ठीक है ना, एजुकेटेड है, उसको जो है इस बात की शिक्षा मिली हुई है कि किस तरीके से खेती करते हैं। एजुकेशन का मतलब स्कूली शिक्षा नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एजुकेशन। उसके पास स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कि उसको खूब अच्छे से पता है कि खेती कैसे करनी है, ठीक है, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, वो खेत में अच्छे से काम नहीं कर सकता आधे घंटे, तो किस तरीके से खेती करेगा। तो हेल्थ और एजुकेशन दोनों चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर ह्यूमन विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स, अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। मैंने आपको बताया ना कि उसके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, इसके लिए हमको ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, लोगों के स्किल को सुधारना, ठीक है, उसे अच्छा बनाना, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे कंट्री के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक अलग मिनिस्ट्री है जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करती है, उसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको एजुकेशन जो आपको दिया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका है, ठीक है, तो यह किसके अंदर काम करता है, यह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, वो उसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, क्योंकि एजुकेशन भी ह्यूमन रिसोर्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि संसाधनों का संरक्षण। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। हम रिसोर्सेज को ध्यानपूर्वक अच्छे से प्रयोग में लाएं और उसे हम रिन्यू करने के लिए वक्त दें, इसे ही हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ध्यान से प्रयोग करने का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए कोल क्या है, कोल जो है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और कोल से हो सकता है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो मान लीजिए कि कोल से जनरेट होती हो, कोयले से बनती हो, ठीक है, जिसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो आपके घर में आ रही है। अब मान लीजिए कि आप वेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, घर से बाहर जाते हैं तभी पंखा चलता रहता है, लाइट जलती रहती है, ठीक है, तो जो दूसरे जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं वो चलते रहते हैं, और आप घर में नहीं है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं आप, इनडायरेक्टली आप एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी कोल से, तो कोल ही तो वेस्ट हो रहा है ना फाइनली। और कोल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक ऐसे रिसोर्स को आप इनडायरेक्टली मतलब वेस्ट कर रहे हैं जिसको बनने में लाखों वर्ष लगे हुए हैं। तो एक तरीके से कहें तो ये तो सच में हम क्राइम कर रहे हैं ना ऐसा करके। तो इसलिए हमको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमको रिसोर्स को कंजर्व करना है, उसको हम केयरफुली यूज करें। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंज्यूम देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक चीज़ होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दूसरी चीज़ होती है। जैसे हम समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए, डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है कि हम खूब सारी फैक्ट्रीज बना दें, ठीक है, और हम डेवलपमेंट ये हो सकता है कि हम इतना उजाला कर दें, इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दें कि रात में भी लगे कि दिन का समय है, ठीक है, ये डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होता है जब हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें कि हम उसको फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। इस तरीके से रिसोर्स को यूज नहीं करना है कि बस हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, आने वाली जनरेशन है उसके पास कुछ बचे ही नहीं,
ठीक है। पानी है, ठीक है, पानी को हमको मान लो खूब डेवलपमेंट करना है, हमने खूब सारे फव्वारे लगा दिए, खूब सुंदर लग रहा है जगह, लेकिन हमने इतने वाटर को वेस्ट कर दिया कि फिर अगले जनरेशन के लिए जो है पीने के लिए भी पानी नहीं बच रहा है, ठीक है। तो आपने तो फव्वारे का एंजॉय ले लिया, लेकिन आने वाली जनरेशन के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। तो जब हम फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख करके हम कोई काम करते हैं, कोई डेवलपमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब रिसोर्स को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 3R का, यानी कि रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। कोई भी वस्तु जब हम प्रयोग में कर लाते हैं तो उसको हमको रीयूज करना चाहिए, उसको हम फिर से किसी दूसरे रूप में प्रयोग में लेकर के आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पिछले साल की नोटबुक बची हुई होगी, उसमें मान लो कि 100 पेज बचा होगा, अभी 200 पेज की आपने नोटबुक लिया, उसमें से 100 पेज प्रयोग में लाया, 100 पेज अभी बचा हुआ है, अब आप उसको फेंक देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो वेस्ट हो गया ना आपके लिए, उसको फिर से यूज़ कीजिए, उसको आप रफ नोटबुक की तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि आपने पूरा नोटबुक भर दिया, अब उसको फेंक देंगे, फिर वो वेस्ट हो गया। आप उसको जो है घर पे रख सकते हैं, उससे उस पेपर से पेपर क्राफ्ट कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ बना सकते हैं, उसको खाने में ही प्रयोग में ला सकते हैं, पेपर पे रख के कुछ खा सकते हैं, ठीक है। रिसाइकल कर सकते हैं, कोई भी जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक को हम रिसाइकल फैक्ट्री में ले जा करके उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से नई वस्तुएं बन जाएंगी उसी प्लास्टिक की। रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम यूज में लाना कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, तो हमें उसका प्रयोग कम करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 3R याद रखिएगा, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। इसकी मदद से हम रिसोर्स कंजर्वेशन में हम हेल्प कर सकते हैं। और जब हम रिसोर्स कंजर्वेशन करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ का यूज, रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं, तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और फाइनली ये सभी कहाँ लेकर जाती हैं हमको, रिसोर्स कंजर्वेशन की तरफ। तो बस इतना ही था दोस्तों इस चैप्टर में। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर मुझे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।